बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का प्री बोर्ड का पेपर जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये जैसे बोर्ड का पेपर आता है हमारा, प्री बोर्ड का पेपर भी वैसे ही होता है। 60 मार्क्स का फुल बुक पेपर होता है ये। इसमें हम डिस्कशन करेंगे, MCQs भी डिस्कस करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी। और इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें कुछ बताऊंगा जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कहाँ पे कटते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे कहते हैं कि जी हमने पूरा पेपर बिल्कुल ठीक किया है लेकिन मार्क्स कम आ गए। तो वो छोटी छोटी कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। ये छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जो स्टूडेंट्स नहीं लिख पाते या नहीं लिखते, तो वो समझते हैं शायद हमने ठीक लिखा है या ज़रूरत नहीं थी लिखने की, तो नंबर कट जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, MCQs डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास सामने जो पेपर है, पेपर कोड जो भी है इसका, इसमें उसके अकॉर्डिंग पहला MCQs है मेरे पास, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पहला क्वेश्चन बेटा आपका हमेशा MCQs का होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमेशा आपका MCQs का होता है। तो पहले में देखें ज़रा, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन हैं। तो उनमें जाहिर सी बात है ए ऑप्शन है, उसका जनरल फार्मूला आपको पता है क्या होता है, CnH2ON, ये आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है, बाकी जितने भी हैं सारे गलत हैं, ये ठीक है। तो ए ऑप्शन है इसका, ए आप सर्कल करेंगे। MCQ नंबर 2 हमारे पास है, 1000 ऑफ अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज टू फॉर्म। बेटा आपको पता है अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन होगा, इसमें ए ऑप्शन था, उसमें बी ऑप्शन होगा, प्रोटीन्स बनाते हैं जी। उसके बाद MCQ नंबर 3, नॉर्मल रेन वाटर इज़ वीकली एसिड बिकॉज ऑफ डिफरेंट गैसेस दी गई हैं। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से आमतौर पर कहते हैं कि जो CO2 गैस है, ये इसकी वजह से जो वाटर एसिडिक बनता है, यानी कार्बोनिक एसिड बनता है, वो वीक एसिड होता है। नेक्स्ट, बाकियों में जितने भी हैं सारे के सारे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं। MCQ नंबर 4, अ डिजीज़ दैट कॉजेज बोन एंड टूथ डैमेज इज़। बेटा जो बोन और टूथ डैमेज होती है दैट इज़ फ्लोरोसिस, आपको पता है, इसका ए ऑप्शन होगा। फ्लोरोसिस आपको पता है बाय द कंजम्पशन ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, ठीक है, उस वजह से होती है, इसीलिए फ्लोरीन से फ्लोरोसिस है। नंबर 5, रैपिड ग्रोथ ऑफ अल्जाई इन वाटर बॉडीज इज़ बिकॉज ऑफ डिटर्जेंट्स हैविंग फॉस्फेट सॉल्ट्स, डी ऑप्शन आएगा। बेटा फॉस्फेट सॉल्ट्स ये आपने डोमेस्टिक इफेल्युएंट्स में भी पढ़ा, एग्रीकल्चरल इफेल्युएंट्स में भी पढ़ा। मोस्टली जो फॉस्फेट सॉल्ट्स होते हैं ना, इस वजह से जो है ना रैपिड ग्रोथ ऑफ अल्जाई होती है। MCQ नंबर 6, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज़ यूज टू कॉन्सनट्रेट द ओर ऑन वेटिंग बेसिस। वेटिंग बेसिस पे होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि आप उसमें पाइन ऑयल यूज़ करते हैं। पाइन ऑयल क्या करता है, वेट करता है ओर्स को, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, गैंग पार्टिकल्स होते हैं, वो वेट होते हैं किससे, वाटर से। इसीलिए ये वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम वेटिंग बेसिस कहते हैं कि वेटिंग बेस पे होता है। 7 MCQs, द यूनिट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट आपने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में पढ़ा, दैट इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल DM-3, ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है, इसको हम कहते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। MCQ नंबर 8, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया। इक्वेशन भी दे दी उसने और Kc की वैल्यू भी बता दी। व्हाट विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। बेटा इक्विलिब्रियम मिक्सचर, जब आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर उसका यानी कि वहाँ से विदड्रॉ करेंगे तो जाहिर है बेटा ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आप जो उसमें से सैंपल विदड्रॉ करेंगे या इक्विलिब्रियम मिक्सचर को उसमें से कुछ क्वांटिटी चेक करेंगे तो उसमें बेटा रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी भी होगी और प्रोडक्ट्स की भी होगी, तो सारी चीज़ें होंगी
तीन चीज़ें, नाइट्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और अमोनिया भी होगी। क्यों? रिएक्शन के अंदर देखें 2 रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट है, टोटल कितने हुए 3, तो इसका बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन ये है इसका कि उसमें नाइट्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन भी एंड अमोनिया, ये तीनों चीज़ें होंगी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन। MCQ नंबर 9, इफ़ अ लिक्विड हैज़ अ pH ऑफ 7 देन इट मस्ट बी न्यूट्रल। आपको पता है बेटा, जिसकी pH 7 होती है वो न्यूट्रल होता है, जिसकी pH लेस देन 7 होती है वो एसिडिक होता है, जिसकी pH ग्रेटर देन 7 होती है वो बेसिक होता है। नाउ द नेक्स्ट MCQ नंबर 10, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट। कहते हैं कि सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, एक चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते एक चीज़ के अलावा, वो कौन सी है? देखिए 4 ऑप्शंस हैं। हाइड्रोजन, ऑप्शन इसका होगा क्या बेटा? हाइड्रोजन। क्यों? वो सॉल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, वाटर भी प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है गैस, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होती, इसीलिए डी ऑप्शन होगा। 11, द फंक्शनल ग्रुप COOH इज़ फाउंड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा आपको पता है ये जो फंक्शनल ग्रुप दिया गया है COOH साथ यहाँ बॉन्ड, एक्चुअली अगर इसको देखा जाए तो ये ऐसे है, इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है और सिंगल बॉन्ड OH यहाँ पे, तो इस तरह इकट्ठा करके कंडेंस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। नेक्स्ट लास्ट MCQs 12, Halogenation of methane produces following valuable chemical compounds used as solvents except। यानी ऐसी बातें बताई गई हैं जो सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज़ होती हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कि प्रोड्यूस भी नहीं होती और सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ भी नहीं होती। वो कौन सी है बेटा? इसमें देखें 4 ऑप्शंस हैं। कार्बन ब्लैक, बेटा कार्बन ब्लैक जो है आपको पता है ये तो सॉलिड होती है, ये तो पाउडर फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ नहीं होती। तो बाकी कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, ये सारे सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, जिसका ऑप्शन सी होगा कार्बन ब्लैक। हेलोजिनेशन में कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस नहीं होती जो कि सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होती। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होती हैं, कार्बन ब्लैक नहीं होती। ये हमारे MCQs थे। तो आपने पेपर जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स अटैम्प्ट किया होगा, आपने देखा होगा कि इसमें जो ऑप्शंस होते हैं सम टाइम वो मतलब बोर्ड के अंदर उसके जो ऑप्शन होते हैं ABCD, इस तरीके से ऑप्शंस की थोड़ी तरतीब सम टाइम चेंज होती है। यहाँ तो आपके पास लेफ़्ट टू राइट है, बोर्ड में सम टाइम राइट टू लेफ़्ट भी ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो आपने एहतियात के साथ जो है उसको पढ़ना होता है और ऑप्शन देखना होता है और फिल करना होता है। अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस सब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। सब्जेक्टिव को ज़रा हम अब डिस्कस करेंगे। जो कि आपने अपने आंसर शीट के ऊपर सॉल्व करना होता है, तो उसमें आपका याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपका वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQs था, हो गया। अक्सर बच्चे वहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं, जल्दी में क्वेश्चन पेपर आंसर शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं। बेटा वो क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा MCQs होता है। आप सब्जेक्टिव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है और इसके जो फर्दर जो पार्ट्स होते हैं वो रोमन में होते हैं, 1 2 इस तरीके से, 3 4 5 इस तरह। ठीक है, तो बाद बच्चे क्या करते हैं, ये रोमन नंबरिंग नहीं करते, अपनी नंबरिंग शुरू कर देते हैं, वो ये वाली नंबरिंग लगाना शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5। बेटा इस चीज़ का ख्याल किया करें, अगर आपने ये नंबरिंग शुरू कर दी तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डाल के जो नंबरिंग उन्होंने की हुई है उसी हिसाब से आपने करनी होती है, ये मिस्टेक नहीं करनी। और दूसरी बड़ी बात, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होते हैं, आपने कोई से 5 करने होते हैं, 5 करने होते हैं। स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं कि 8 के 8 अटैम्प्ट कर देते हैं या 7 अटैम्प्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर आप देखें अटैम्प्ट करते हैं, 7 करते हैं, 8 करते हैं, लेकिन आपको मार्क्स तो उनके मिलने हैं ना जो 5 आपने ठीक लिखे हैं। ठीक है, अगर आपको आते हैं तो आपको क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा करने की। हाँ, अगर मैक्सिमम करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी हम लाजमी तौर पे करें, तो एक एक्स्ट्रा करें, एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन कभी भी अटैम्प्ट ना करें, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को। क्यों? उसकी वजह क्या होती है बेटा, आप लोग देखें अब
थ्री पोर्शन है आपके, 3 क्वेश्चन है आपके, 3 पार्ट्स हैं। अब उसमें क्या करते हैं आप, हर पार्ट में आप 2-2 भी एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन लिखें। कितने हो गए? 6 शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा। अब 6 शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखने के लिए आपको कितने मिनट्स लगेंगे? एटलीस्ट आपको 15 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। और 15 मिनट्स आप देखें, 15 मिनट्स वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में से माइनस हो गए, ठीक है। कैसे? आप लॉन्ग क्वेश्चन फिर क्या करेंगे? स्पीड से लिखेंगे, प्रेजेंटेशन नहीं बनेगी, जल्दी में लिखेंगे, मिस्टेक्स होंगी, कटिंग होगी, कुछ भूल जाएंगे जल्दी में, पता चलेगा टाइम कम है, आपने वो सारा टाइम शॉर्ट क्वेश्चन पे लगा दिया, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टाइम ही थोड़ा बचा है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है। फिर आप पैनिक हो जाते हैं, फिर पेपर जल्दी में अटैम्प्ट करते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो इसीलिए बेटा अपना टाइम बचाएं और मैक्सिमम 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 से ज़्यादा ना करें। एक शॉर्ट क्वेश्चन अगर करना है तो एक्स्ट्रा करते जाएं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। खैर, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की बात, बेटा इसमें आपने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की बात की गई है तो आपने इसमें उसकी डेफिनेशन ही लिखनी है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन लिखनी है। आपने बताना है कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, या आप कहेंगे व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर बट द कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कौन कौन सी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। तो पहले में डिफाइन करना है सिर्फ। व्हाट इज़ द नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास and the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of reacting substances। तो वही अगर लॉ ऑफ मास एक्शन वाली स्टेटमेंट लिख देते हैं तो भी ठीक होगा, क्योंकि उनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट, डिराइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाँ, यहाँ पर इक्वेशन नहीं दी गई, सिर्फ नेम बता दिए कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से सिंथेसिस ऑफ अमोनिया करें और फिर उसको डिराइव करें एक्सप्रेशन। कैसे, ये मैं डिराइव कर देता हूँ आपके सामने, देखिएगा इसको। उसने कहा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखें फर्स्ट तो ये है बेटा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये आपस में मिलकर रिवर्सिबल रिएक्शन से क्या बनाएंगे? अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अभी मैंने बैलेंस नहीं किया, अब बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, और अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अब नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएं। जब वहाँ 2 लगाएंगे तब हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 2 3 ज़ा 6। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6। ये अमोनिया की इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसका आप उसने कहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ड्राइव करें। बेटा आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी लिखते हैं और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी लिखते हैं। सारा भी लिख सकते हो डिटेल से, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है हमारे पास, क्या होगा? इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम KF। आपको पता है फॉरवर्ड में रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं लेफ्ट साइड वाले, कौन से लिखेंगे हम? N2 N2, इधर क्या है? H2। 3 कोफिशिएंट है, आपको पता है कोफिशिएंट को हम पावर में लिखते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बन गया। अब जो राइट साइड पे चीज़ होती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन KR। इधर क्या है जी हमारे पास? अमोनिया NH3, ये 2 कोफिशिएंट है, ये पावर में चला जाए। बेटा मैं याद करने के लिए ये बेहतरीन तरीका होता है, मैं टिप्स देता हूँ अक्सर कि R से रेट ऑफ R से रिवर्स और R से राइट, जो इक्वेशन की राइट साइड पे हो वो रिवर्स में लिखी जाएगी, और जो इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे चीज़ें हो वो फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में F से फॉरवर्ड, F से फर्स्ट कौन सी लिखी है हमने? ये फर्स्ट भी है, फॉरवर्ड भी। राइट पे बाद में कौन सी लिखी है हमने? रिवर्स, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी आ गया, रेट ऑफ रिवर्स भी। अब आपको पता है जब दोनों का रेट इक्वल होगा तो हम KC की वैल्यू निकाल लेंगे। जब दोनों का रेट इक्वल लिखेंगे तो क्या आएगा? KC की वैल्यू डायरेक्ट लिख दें। राइट साइड वाली चीज़ ऊपर लिखी जाती है और लेफ्ट साइड वाली चीज़ नीचे। तो राइट साइड पे हमारे पास क्या है? इधर
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। वैसे तो पूरी डेरिवेशन है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आप पूरी डिराइव नहीं, बस इस तरह करके लिख सकते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं ये। और साथ हमारे पास इधर क्या है, लेफ्ट साइड पे N2 नाइट्रोजन इनटू हाइड्रोजन, ये देखिए ये आपके पास आ गया जी उसका एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम का। ये उसको पूरा एक इक्वेशन भी लिखेंगे और ये ड्राइव भी करेंगे, फिर 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, नेम 2 एसिड्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में कौन कौन से यूज़ होते हैं आपको पता है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है, ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। तो 2 नाम बताने तो आपने उनके नेम भी लिखने हैं और फार्मूले भी लिखने हैं साथ। सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे तो साथ से फार्मूला ब्रैकेट में लिख देना H2SO4। नाइट्रिक एसिड जब लिखो तो HNO3, नेम के साथ फार्मूला भी ब्रैकेट में लिख देना। नेक्स्ट, डिफाइन pH। व्हाट इज़ द pH ऑफ प्योर वाटर। बेटा pH में भी इसकी आपने क्या करनी है, डेफिनेशन लिखनी है। pH क्या होती है आपको पता है? pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये लिख के इसका फार्मूला लाजमी लिखना है बेटा, फार्मूले का नंबर होता है pH का फार्मूला क्या, नेगेटिव लॉगरिथम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये लाजमी लिखेंगे। क्लियर? हाँ, 1 नंबर इसका। और 1 नंबर है व्हाट इज़ द pH ऑफ प्योर वाटर। बेटा आपको पता है वाटर की जो प्योर वाटर की जो pH होती है दैट इज़ 7। आप लिखेंगे द pH ऑफ प्योर वाटर इज़ 7। अगर उसको आप डिराइव करना चाहते हो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करके, वो भी ठीक है, लेकिन डायरेक्ट लिख दो, ज़्यादा इजी है, मार्क्स मिल जाएंगे, डिराइव कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ बेसिस की ये आपके पास पेज नंबर है 21। देखिए 21 पेज के ऊपर टेक्स्ट बुक में ना जो एसिड और बेस का टेबल बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो बेसिस वाली प्रॉपर्टीज़ हैं 4 पॉइंट्स हैं, तो आपने 4 के 4 लिखने हैं। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं 2 मार्क्स में है तो 2 लिख देते हैं हम। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। जब आपको कोई चीज़ बता दी जाती है ना कि 2 लिखें, 3 लिखें, 4, फिर तो ठीक है उतने लिखो, लेकिन जब आपको मेंशन नहीं किया जाता, सिर्फ इतना कहा जाता है कि जी राइट लिखें, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं आपकी वो सारी की सारी लिखनी पड़ती। तो आप उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप सारी लिखेंगे। 4 पॉइंट्स हैं। बिटर टेस्ट होता है, रेड लिटमस को ब्लू में करते हैं, नॉन क्रोसिव होते हैं लेकिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्रोसिव होते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है इनके एक्वा सोल्यूशन में से। ये सारी बात। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर फार्मूला। इसमें बेटा उसके स्ट्रक्चर फार्मूला की डेफिनेशन लिखनी है। 1 नंबर डेफिनेशन का है और 1 नंबर एग्जाम्पल का है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप वहीं से करेंगे इसको। ये मेरे पास है पेज नंबर 53 पे, ठीक है। इसमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल, कोई सी एक एग्जाम्पल दे सकते हो, और एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल फार्मूले वाली ही देनी है। बाज़ बच्चे अपनी मर्ज़ी से, स्ट्रक्चर का मतलब है जो स्ट्रक्चर फार्मूले में अलग-अलग से सारे बॉन्ड शो किए गए हैं वो बताने हैं आपने। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला वाली लिख देते हैं उसमें, या उसमें कंडेंस वाली एग्जांपल लिख देते हैं। बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला कहा गया है तो एग्जांपल भी स्ट्रक्चर वाली लिखो, मॉलिक्यूलर है तो एग्जांपल भी मॉलिक्यूलर वाली लिखो, ठीक है। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एग्जांपल। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है और डिफाइन करना है इसको। 1 नंबर डेफिनेशन का होगा, 1 नंबर एग्जांपल का। और एग्जांपल में ख्याल करना है जो फंक्शनल ग्रुप लिखें उसका नाम भी बताएं आप, यानी कि आपने डेफिनेशन लिख दी, 1 नंबर मिल गया, आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज OH। यहाँ पे बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इनके बॉन्ड लगा के OH बताना होता है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, ये बात नहीं बताते, डायरेक्ट लिख देते हैं कि OH COOH CHO दीज आर फंक्शनल ग्रुप। और भाई ठीक है फंक्शनल ग्रुप तो हैं, लेकिन किसके हैं, एग्जांपल तो क्लियर ना हुई ना। बताना होता है कि अगर आपने अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है तो वो बताओ, कोई और लिखा है तो उसका बताओ। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पार्ट, उसमें भी सेम शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे जी। वाई आर अल्कीन्स कॉल्ड ओलिफिन्स। इसमें बेटा बताना होता है कि अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों कहते हैं। बेटा आपको पता होना चाहिए ओलिफिन्स, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ओली
ओली का मतलब होता है ऑयल, ठीक है। फिन्स मीन फॉर्मिंग, ऑयल फॉर्मिंग। ये ऑयल बनाते हैं कब? व्हेन दे रिएक्ट विद हैलोजेंस, जब इनके फर्स्ट मेंबर यानी कि आप कह सकते हैं कि इथीन, प्रोपीन, ठीक है, ये जब रिएक्शन करते हैं किसके साथ? ये जब रिएक्शन करते हैं किसके साथ? हैलोजेंस के साथ, तो जो उनका प्रोडक्ट होता है वो ऑयली होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ओलिफिन्स। तो ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। ओलिफिन्स, ओली जो है, ओली मीन ऑयल, फिन्स मीन फॉर्मिंग या फॉर्मेशन। तो ये ऑयल बनाते हैं यानी ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं कब? व्हेन दे रिएक्ट विद हैलोजेंस। बाद बच्चे इतना सा लिख देते हैं कि ओलिफिन्स आर कॉल्ड, अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स बिकॉज दे फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स, बस। ये नहीं बोलते आगे व्हेन देयर फर्स्ट मेंबर रिएक्ट विद हैलोजेंस, ये बात लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स? इसमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल लाजमी देनी है। बेटा एग्जांपल ना भी पूछी जाए तो आप एग्जांपल दिया करें, ठीक है। तो अपने साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन, और उसके बाद इसको आप क्लोज चेन भी बोलते हैं, साइक्लिक भी बोलते हैं, उसमें से कोई सी एक एग्जांपल बना लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं और नाम भी लिख सकते हैं उसका, ठीक है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इथेन फ्रॉम इथीन? बेटा पहली बात, इथीन और इथेन में फ़र्क है। इथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, इथीन में डबल बॉन्ड होता है, एक बात। दूसरी बात, इथीन अनसैचुरेटेड है, इथेन क्या है? सैचुरेटेड है। आपको पता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट हमने पढ़ा था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अगर आप इथीन के साथ ब्रोमीन वाटर टेस्ट कराएं या इथीन का ब्रोमीन वाटर टेस्ट करें तो इथीन रिएक्शन करेगा और ब्रोमीन के कलर को डीकलराइज कर देगा, ख़त्म कर देगा। जबकि इथेन का अगर रिएक्शन कराएं जो कि सैचुरेटेड है, ठीक है, उसका रिएक्शन कराएं अगर हम किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ, तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपने ये दोनों बातें लिखनी है। दोनों बातों का मतलब एक में ये बताना है कि इथीन जो है वो क्या है और इथेन में डिफरेंस क्या है। इस तरीके से कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि उसमें डबल बॉन्ड है, उसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये भी बताना है कि इथेन और इथेन का ब्रोमीन वाटर टेस्ट कराएंगे, प्रैक्टिकली चेक करेंगे उसको। अगर वो रिएक्शन करके कलर को ख़त्म कर दे तो फिर इथीन होगा, अदरवाइज़ इथेन होगा। जी नेक्स्ट, हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स? कैसे कार्बोहाइड्रेट? आपको पता है बायो फोटोसिंथेसिस, इसमें फोटोसिंथेसिस वाली बात भी बताएंगे और फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन भी लिखेंगे जो कि आपकी बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लिखी हुई है, वो पैराग्राफ लिखेंगे आप इसमें सारा, ठीक है, कि प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो वो वाली बात आपने सारी इसमें लिखनी है। नेक्स्ट, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का जनरल फार्मूला आपने लाजमी तौर पर सही तरीके से लिखना है। तो उसका टिप भी मैं आपको दे देता हूँ कि क्या कैसे बनाना है आपने फार्मूला। उसको बनाने का तरीका कार ये होता है कि सबसे पहले आपने 3 कार्बन लगाने हैं, 1 2 3, ये सिंगल बॉन्ड के ज़रिए इनको जोड़ देना है आपने, ठीक है। अब सबके साथ सेम काम करना है। सेंटर में ऑक्सीजन लगानी है आपने, सेंटर में तरतीब के साथ ऑक्सीजन, फिर ये सब ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर से R, सेम सब के साथ ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर R, सेम यार, ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R। क्लियर? ये सारा कुछ सेम है, देखें जो इस कार्बन के साथ है वही। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। काउंट कर लेते हैं कितने बॉन्ड हैं, 1 2 बॉन्ड हैं, बाकी 2 कम हो रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा दें, CH2 हो जाएगा। सेम सेंटर वाले कार्बन पे आ जाए, कितने बॉन्ड हैं इसके, 1 2 3, इसका तो 1 बॉन्ड कम है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर H लगा देंगे, 4 पूरे हो गए, 1 हाइड्रोजन आएगा। इसी तरह इस कार्बन को देखें, 1 2 बॉन्ड पूरे हुए हैं, 2 कम हो रहे हैं, CH2। ये जनरल फार्मूला है लिपिड्स का। ये आसान तरीका मैंने बता दिया, इसमें मिस्टेक नहीं करनी। इसमें ज़रा सी भी मिस्टेक आपने कर दी तो 0 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल ज़रा सी भी गलती कर दी तो, क्योंकि इस जनरल फार्मूले में कोई इसमें गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें बेटा आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन आपके नोट्स में भी लिखी हुई है, बुक में भी लिखी हुई है, जस्ट आपने डेफिनेशन लिखनी है तो उसके 2 मार्क्स हैं। इसमें एग्जाम्पल नहीं है तो एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत भी नहीं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोलुटेंट्स। अब बेटा इसमें
प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स की बात करनी है। इसमें आपने डिफरेंस लिखना है। पहली बात मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर्स में, ऑनलाइन लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस जब आप लिखते हैं तो डिफरेंस हमेशा इधर लिखेंगे आप प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेंटर में लाइन लगाएंगे, इधर लिखेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। बेटा इसमें कम से कम 2 डिफरेंस लिखें, कम से कम। एक तो इनकी डेफिनेशन हो गई प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की और एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की, और दूसरा डिफरेंस कम से कम इसकी एग्जांपल लिख दें। फॉर एग्जांपल इसकी, फॉर एग्जांपल प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की नाम लिख दें 2-3 और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के नाम लिख दें, फिर 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक एक डेफिनेशन लिख के छोड़ दिया तो 1 नंबर मिलेगा। कम से कम 2 डिफरेंस हो, 2 से ज़्यादा हो, कम ना हो, और 2 काफ़ी होते हैं डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में। हाउ डज ओजोन लेयर फॉर्म इन स्ट्रेटोस्फीयर? बेटा आपको भी पता है ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में कैसे बनती है। एक तो आपने बताना है, बताने के बाद उसकी इक्वेशन लाजमी तौर पर लिखनी है। कैसे कि ओजोन लेयर कैसे बनती है, और स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ O2 and diatomic oxygen and monatomic oxygen like this and O3 in the mid of stratosphere। आपको पता है तो ये ओजोन लेयर की फॉर्मेशन है कि ओजोन लेयर कैसे बनती है स्ट्रेटोस्फीयर में। और स्ट्रेटोस्फीयर में ये उसकी बात जो बताई गई है, तो बताना है आपने कि ओजोन लेयर कैसे बनती है। ओजोन लेयर इज़ फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ O2 एंड O, इन दोनों की एसोसिएशन से बनती है। ठीक है, ये आपके पास गिवन भी है कि पेज नंबर 129 पे कि इट इज़ फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एटम विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। ये इक्वेशन लाजमी लिखनी है, इस इक्वेशन का 1 नंबर होता है। अगर इक्वेशन ना लिखे तो 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो गया जी 4। जी देखिए, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हॉट वाटर। सॉफ्ट वाटर आपको पता है बेटा, इसमें सॉफ्ट और हॉट वाटर में आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, एक एक डेफिनेशन। इसको भी वैसे ही लिखेंगे, डिफरेंस लाइन बना लगा के लिखेंगे, सेंटर में लाइन लगाएंगे, इधर लिखेंगे सॉफ्ट वाटर, इधर लिखेंगे हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूसेस गुड लेदर विद सोप, हॉट वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूसेस लेदर विद सोप। तो नोट्स में हमने 2 डिफरेंस बनाए गए हैं, वो 2 लिख दें, बेहतर है। अदरवाइज़ अगर आप टेक्स्ट बुक को देखते हैं तो उसमें सिर्फ डेफिनेशन लिखी गई है, तो आप वो दोनों में लिखेंगे तो 2 मार्क्स मिल सकते हैं आपको। हाउ डज़ वाटर डिज़ोल्व शुगर एंड अल्कोहल? बेटा आपको पता है शुगर हो या अल्कोहल हो, ये सारे के सारे कोवलेंट हैं, ये नॉन आयनिक हैं, लेकिन उनके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। तो जब इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, आपको पता है वाटर को कैसे डिज़ोल्व करता है, बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद दैम। तो आपने ये बात बतानी है। तो इसका आंसर आप मज़ीद यूनिक नोट से देख सकते हैं। मैं भी बोल देता हूँ कि शुगर एंड अल्कोहल कंटेन हाइड्रोक्सल ग्रुप्स, इनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं, एंड वाटर डिज़ोल्व शुगर एंड अल्कोहल बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद दैम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ हॉट वाटर? हॉट वाटर के डिसएडवांटेज, बेटा आपकी बुक में हॉट वाटर के डिसएडवांटेज 3 दिए गए हैं, तो आपने तीनों के तीनों लिखने हैं। अगर उसने कहा होता ना कि 2 डिसएडवांटेज लिखें, फिर तो हम 2 लिखते। उसने नहीं कहा, उसने कहा डिसएडवांटेज लिखें, तो जितने हैं उतने हमें लिखने पड़ेंगे। बाज़ बच्चे 2 लिख देते हैं तो नंबर कट जाता है, इसीलिए आपने नंबर नहीं कटवाना। जो जहाँ पर मेंशन ना किया जाए ना कि कितने लिखने हैं, फिर सारे लिखने पड़ते हैं। हाउ इज़ टाइफाइड कॉज्ड? टाइफाइड की वजह बतानी है, तो ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शस डिजीज़ में से है, तो आपने इसमें सारा टाइफाइड लिखना है। टाइफाइड वाला जो पॉइंट दिया गया है वाटर बॉर्न डिजीज़ का, उसमें आपने सारा लिखना है कि आ डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफन स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर और बाय फूड प्रिपेयर्ड विद कंटेमिनेटेड वाटर, राइट। नेक्स्ट, नेम द वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशन। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के नेम लिखने हैं। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मेटलर्जी की डेफिनेशन भी लिख देते हैं, बेटा उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट जो पूछा जाए वो लिखना है। तो इसमें 3 प्रोसेस हैं, आप इसको लिखेंगे। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेटलर्जी 3 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। 3 पॉइंट हैं इसके, वो लिखेंगे, फिर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर इसमें से एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो नंबर कट जाएगा।
व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस, बेटा इसमें भी आपने सॉल्वेज प्रोसेस का प्रिंसिपल लिखना है, जो कि सॉल्वेज प्रोसेस के स्टार्ट में पैराग्राफ दिया गया है, द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस, ये 161 पेज टेक्स्ट बुक का। तो इसमें बताना है आपने सॉल्वेज प्रोसेस की प्रिंसिपल लिख के उसकी इक्वेशन लिखी हुई है। बाज़ बच्चे इक्वेशन नहीं लिखते, इक्वेशन का 1 नंबर होता है बेटा, 1 नंबर लिखने का है, 1 नंबर इक्वेशन का है। ये ऊपर जो बोलेंगे आप, ये सोडियम के आयन बाइकार्बोनेट के आयन दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बनेगा NaHCO3, ये बन जाएगा। तो ये इक्वेशन लिखना ज़रूरी है, 1 नंबर है इसका, अगर ये ना लिखा नंबर कट जाएगा, 1 नंबर मिलेगा। तो पैराग्राफ लिखकर इक्वेशन लाजमी लिखनी है जी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्लैग एंड मैट, स्लैग और मैट में बताना है बेटा। आपको ये पता होना चाहिए स्लैग और मैट दोनों ब्लास्ट फर्नेस में बनते हैं। स्लैग क्या होता है आपको पता है, स्लैग के व्हेन आयरन सल्फाइड ऑक्सीडाइज इट रिएक्ट्स विद, यानी कि हम कहते हैं फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड। दिस फेरस ऑक्साइड रिएक्ट विद सैंड टू फॉर्म फेरस सिलिकेट, इट इज़ कॉल्ड स्लैग। यानी आप कह सकते हैं कि फेरस सिलिकेट को हम क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। इम्प्योरिटी की वजह से, इम्प्योरिटी है किस्म की, ये लाइटर होने की वजह से फ्लोट करता है ब्लास्ट फर्नेस में और इसको अपर होल से रिमूव कर लेते हैं। और बाकी रही बात मैट की, मैट आपको पता है ये क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मोल्टन मिक्सचर है, Cu2S.FeS। ये सल्फाइड, ये मोल्टन सल्फाइड होता है, ठीक है। और इसमें 45% क्या होता है, कॉपर होता है, ये लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट 8, व्हाट इज़ ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर आपको पता है बेसिमराइजेशन में बनती थी। ब्लिस्टर कॉपर में क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं, मतलब जो आपके पास बेसिमर कन्वर्टर होता है उसमें से जो कॉपर बन चुकी होती है उसको जब आप सैंड मोल्ड्स में पुट करते हैं, पोर करते हैं और उसको कूल करने के लिए रखते हैं, तो उसमें से क्या होता है, हॉट गैसेज स्केप आउट हो रही होती हैं और ब्लिस्टर्स बना रही होती हैं, इनको आप क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। और इसमें 98% ब्लिस्टर कॉपर में 98% क्या होता है, कॉपर होता है। ये बात ना लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। बाज़ बच्चे डेफिनेशन लिख देते हैं बुक से या नोट से, लेकिन ये बात नहीं लिखते, इट कंटेन्स 98% प्योर कॉपर। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 2 की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन, अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता है स्टूडेंट्स 2 पार्ट होते हैं हमारे। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, A-B पार्ट। A पार्ट हमेशा 5 नंबर का होता है और B पार्ट हमेशा 4 नंबर का होता है, ठीक है जी। इसमें क्या गया जी, डिस्क्राइब ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ अबाउट एसिड एंड बेस विद एग्जांपल्स। तो इसमें बेटा ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो दिया गया है आपको, इसमें कहा गया कि उसको एक्सप्लेन करें। बोर्ड में भी आ चुका है ये। तो बेटा ये जब भी ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट अगर बोर्ड में आ जाए तो आपने ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट सारा लिखना है, ठीक है। सारा का मतलब उसमें जो एग्जांपल्स दी गई हैं, एग्जांपल सारी लिखनी है। और इसमें आप कोशिश करें कि वो मेंशन करें, जो एम्फोटेरिक वाली एग्जांपल्स हैं वो भी साथ लिखें और इसकी लिमिटेशंस भी लिखें। लिमिटेशंस तक लिखना है, उससे आगे जो टेबल बना हुआ है बहुत सारी एग्जांपल्स का वो नहीं बनाना, उससे पहले पहले लिखना है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और सारा लिखना है, उसमें से कुछ छोड़ना नहीं है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में। बी पार्ट है राइट द यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के यूजेस जितने भी हैं सारे लिखने हैं, ठीक है। तो आपके पास चाहे 4 हों चाहे 5 हों, जितने हैं आपने उसमें से कोई मिस नहीं करना। देखते हैं कि कितने यूजेस हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। 5 हैं। तो बाज़ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं जी 4 मार्क्स का है तो 4 लिख देते हैं, नहीं 5 ही लिखने पड़ेंगे। एक भी मिस कर दिया तो नंबर कट जाएगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है जी। हाँ जी, इसमें भी सेम बेटा 2 पार्ट होंगे, A-B। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। बेटा अल्काइल रेडिकल्स की फॉर्मेशन लिखनी है आपने, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। वो लिखकर इसके आगे एक टेबल बना हुआ है, टेबल भी लाजमी बनाना है, टेबल भी सारा बनाना है आपने, ठीक है। और उसमें आपके पास 10 फ्री रेडिकल्स बनाए गए, सॉरी अल्काइल रेडिकल्स बनाए गए हैं, तो आपने वो अल्काइल रेडिकल्स लाजमी तौर पे बनाने हैं। ये आपके पास है जी, पेज नंबर 66 पे है टेक्स्ट बुक में, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। यहाँ से लेके
आप पेज नंबर 67 तक लिखेंगे सारा, 67 पेज सारा शामिल है इसमें। नेक्स्ट बी पार्ट, वाट आर मोनोसेक्राइड्स डिस्क्राइब विद एन एग्जांपल। बेटा मोनोसेक्राइड्स पे नोट लिखना है। मोनोसेक्राइड में जो भी है उसमें ग्लूकोज का फॉर्म स्ट्रक्चर है और उसके बाद फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, वो भी सारा बनाना है आपने और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी है, एग्जांपल्स भी देनी है। यानी 102 पेज पे टेक्स्ट पे जो मोनोसेक्राइड है सारा का सारा आपने एक्सप्लेन करना है अलॉन्ग विद इस कैरेक्टरिस्टिक्स। जी कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ लिखेंगे आप उसकी। 7 लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन। बेटा आपके 3 लॉन्ग होते हैं, आपने कोई से 2 लॉन्ग करने होते हैं। तो ये 3 लॉन्ग होंगे, इनमें से आपकी चॉइस होगी कि आपने कौन से 2 करने हैं जो आपको अच्छी तरह आते होंगे। जी ए पार्ट है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर, वाई डज टेम्परेचर डिक्रीजेज अपवर्ड इन दिस स्फेयर। जी आपने ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर नोट लिखना है बेटा। ट्रोपोस्फेयर इसमें आपने कंप्लीट लिखना है और टेम्परेचर के बारे में बताना है कि टेम्परेचर जो है ये मतलब इस जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्यों डिक्रीज़ करता है, कैसे डिक्रीज़ करता है। यानी एक्चुअली आपने किस पे नोट लिखना है, ट्रोपोस्फेयर पे। ट्रोपोस्फेयर में नोट्स में हमने इसके पार्ट बना के तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके टेम्परेचर में वेरिएशन वो सारा कुछ बना दिया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर सारा लिखना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है इसमें से। बी पार्ट है, एक्सप्लेन एग्रीकल्चर इफेल्युएंट्स आर फैटल फॉर एक्वेटिक लाइफ। बेटा एग्रीकल्चर इफेल्युएंट्स में से आपने बताना है कि एग्रीकल्चर इफेल्युएंट्स कैसे जो है एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करते हैं। तो ये पेज नंबर 145 पे टेक्स्ट बुक में एग्रीकल्चर इफेल्युएंट्स का पोर्शन है। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये जो एग्रीकल्चर इफेल्युएंट्स के पॉइंट्स हैं, इसमें सबसे आखिर वाला जो पॉइंट है वो डिटेल में है, ज़रा एक्वेटिक लाइफ के बारे में है। ये आपने एग्रीकल्चर इफेल्युएंट्स का पोर्शन जो है रिलेटेड जो है सारा लिखना है, ठीक है। और ये हमारे क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स जिसको हमने डिस्कस किया। अब मैं आपको थोड़ा सा पेयरिंग स्कीम के बारे में बताता चलूँ। बच्चे जो आपकी पुरानी जो है ओल्ड जो पेयरिंग स्कीम थी उसमें आपको पता है केमिकल इक्विलिब्रियम में से लॉन्ग क्वेश्चन आता था जो कि आज के पेपर में आपने देखा नहीं आया, और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता था जो कि आपने आज देखा उसमें से भी नहीं था। तो सुनने में आ रहा है कि जी इस दफ़ा जो है पेयरिंग स्कीम चेंज है, तो 1-2 जगह से हमें मौसूल भी हुई है, रिसीव हुई है, तो उसके मुताबिक हमने देखा है और तसल्ली की है कि पेयरिंग स्कीम जो है हाँ वाकई उसमें चेंज आया है। लेकिन बच्चे आप लोगों ने स्कीम के ऊपर, पेयरिंग स्कीम के ऊपर डिपेंड नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने अपनी तैयारी पूरी करनी है, 101% आपने अपनी तैयारी रखनी है। आपने पूरी बुक में से शॉर्ट लॉन्ग MCQ सब में से तैयार करने हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह पे छोड़ें, अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आपने बिल्कुल इस पर नहीं जाना। और मैंने तो इतना तक भी सुना है कि इस तरह के आज हमने ये पेपर बनाया है, इसमें से 9 चैप्टर में से नहीं है, तो उन्होंने कहा है जी उनकी मर्ज़ी है कि वो 9 में से या 10 में से किसी में से भी ए पार्ट बना सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 ये चैप्टर 9 या 10 किसी में से भी आ सकता है, फिर हो सकता है वो 9 में से दे दे, फिर क्या करेंगे हम। अच्छा इसी तरीके से लास्ट में जाके 15 में से जो ए बी पार्ट बनता है, 16 में से नहीं है 15 में से है, तो उसने कहा उसकी मर्ज़ी है वो 15 में से बनाए या 16 में से बनाए। इसका मतलब है उसने पूरी बुक में से कोई चैप्टर छोड़ा नहीं है, ये भी सुनने को मिला है मुझे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटे, और उसकी एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी है, हो सकता है वो पुरानी स्कीम उठा के पेपर दे दे फिर, या नई स्कीम ये वाली जो है ये भी फॉलो कर सकता है, या जो इस तरह सुनने में आ रहा है उसकी मर्ज़ी है कहीं से भी उठा के दे सकता है, फिर क्या करेंगे हम। इसीलिए हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए, और ताकि किसी किस्म का जो है हमें वहाँ पर परेशानी का सामना ना करना पड़े, पेपर में परेशानी ना हो हमें, ठीक है। और बाकी 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, हाँ कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। आप लॉन्ग क्वेश्चन देख के जब देखते हैं तो सिलेक्शन आपकी होती है, आपने उन लॉन्ग क्वेश्चन 2 को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको कम से कम लिखना पड़े, जिसमें थोड़ा से थोड़ा लिखना पड़े। जितना कम लिखेंगे मिस्टेक के चांसेस उतने कम होंगे, टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो बेटा बात वही स्कीम की कर रहा था मैं, तो पेयरिंग स्कीम पर डिपेंड नहीं करना, अपनी तैयारी पूरी रखनी है, तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। बाकी मेरी दुआ है कि आप लोगों का पेपर बोर्ड का भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। गुड लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।